दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है योजना का। योजना 1 जो है अपलोडेड है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके योजना का पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपको ये पहला दूसरा पार्ट समझ आएगा, मतलब कनेक्टिंग है। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा हिंदी मीडियम वालों से कि प्लीज़ पहले योजना का पहला पार्ट जरूर देखें, फिर उसके बाद पहले दूसरे वाले पार्ट पर आइएगा। बाकी आप ये चैनल अरोड़ा IAS हिंदी पे देख रहे हैं। मेरा नाम नितिन अरोड़ा है। मैं यहाँ पे जो है एनालिसिस समरी जो है लेके आ रहा हूँ। हम आगे बढ़ें तो ये पता चलता है कि देखो हमारे हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो परमाणु रिएक्टर्स कुछ हमारे सेस्मिक जोन्स में भी डिवाइडेड है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कंसर्न हमें ये भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, लेकिन सेस्मिक जोन्स का मतलब ये होता है कि हमारे जो भारत के मतलब अगर हम बात करें भूकंप क्षेत्र भी कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलती है। अगर नोटिस करें तो आपको ये समझ आएगा कि मोस्ट प्रोन एरियाज मतलब हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये वाले एरिया, ये वाले एरिया, ये वाले और ये सबसे ज़्यादा एरियाज जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरा उसके बाद अगर हम जोन 4 की बात करें तो हमें कोई कहीं ना कहीं जिसके अंदर आपका नरोरा का यूपी भी आता है, जिसमें हमारे और भी ये जैतवापुर ये भी आता है, फिर आपका हरीपुर आता है। तो ये कहीं ना कहीं सिक्समी जोन पे जो हमें जो देखने को मिलते हैं। सिक्समी जोन में ये होता है कि दोस्तों अगर अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर कुछ इतने प्रकार के आप देखें तो ये हमारे न्यूक्लियर स्टेशंस हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर से जो अगर बात करें तो बिजली जो है बेसिकली अगर बात करें तो बनाई जाती है। तो इनको आप अपने फिगर्स के ऊपर जो आप इसको देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा के जो दोस्तों हमें जो लाभ हमें मतलब क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो उस चीज़ पर हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट। देखिए अगर बात करें पहली बात, देखो पहला लाभ तो यार यही होता है कि इससे काफ़ी गुना जो है काफ़ी मल्टीपल एनर्जी जो हमें जो बेसिकली जो बनाई जा सकती है, यानी कि 1 करोड़ गुना अधिक। अगर हम बात करें कोयले के कंपेयर में देखें, अगर हम कोयले के कंपेयर में देखें जितना हमें कोयला चाहिए होता है, उससे अगर मान लो 1 किलो कोयला अगर मान लो इतनी बिजली बनती है, तो उतनी ही बिजली मतलब मैं ऐसे समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 1 करोड़ कोयले से जितनी बिजली बनाई जाती है उतना ही 1 किलोग्राम से जो बिजली बनाई 1 किलो मतलब कि यूरेनियम से जो है बेसिकली अगर बात करें तो बिजली बना ली जा सकती है। फिर दूसरा ये भी पता चलता है कि अनेक विकसित और विकासशील देश परमाणु ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतर कर रहे हैं। दूसरा, परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को जो बेसिकली अगर बात करें तो पूरा किया जा सकता है। और दूसरा, इन अन्य स्रोतों की अपेक्षा में थोड़ा कम खर्च भी जो है इसमें हमें जो है देखने को मिलता है। फिर परमाणु ऊर्जा कम मात्रा में ही हरित गैसों की जो उत्पन्न भी करता है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में जो इसमें अगर बात करें जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसको जो है काफ़ी कम मात्रा में ही जो बेसिकली अगर बात करें तो हमें चाहिए होती हैं। फिर इसकी हानि पे देखें तो देखो इनकी हानि बहुत प्रकार की होती है दोस्तों। आप ये बात करें, देखो पहली बात तो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि देखो जैसे कि फुकुशिमा परमाणु जब वहाँ पे जब आपने देखा होगा जब वो सुनामी आई थी, तो उसमें आपको ये पता चला था कि उनके परमाणु रिएक्टर ढह गए थे, रेडिएशन निकल गया था। रेडिएशन का ये होता है कि आप मान के चलें कि रेडिएशन कुछ मतलब काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहते हैं, जिससे बच्चे जो अपंग होते हैं, त्वचा पे भी कैंसर आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इसका एक बहुत बड़ा कारण हमें जो देखने को मिलता है। दूसरा कारण हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें काफ़ी प्रकार की जो हानि हमें जो है देखने को मिलती है कि इसमें हमें उच्च लागत चाहिए। उच्च लागत के साथ साथ हमें इसमें उच्च प्रौद्योगिकी चाहिए, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गली का आदमी वो बैठ के क्या नाम है परमाणु ऊर्जा को हैंडल कर ले, तो ऐसी भी बात नहीं है। और इसमें साथ में हमें उच्च यानी कि उच्च हाई क्लास लेबर भी चाहिए, मतलब हाई क्लास मतलब वाइट कॉलर वाले जो हमें बहुत बड़े जो काफ़ी ज़्यादा लोग भी चाहिए होते हैं, जो बेसिकली इंडिया में थोड़े कम मात्रा में जो मतलब आप बोले तो काफ़ी कम जिनकी तादाद हमें जो देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें जो बाहर से ही ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में स्पेशलिस्ट को जो है बेसिकली बनाया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यूरेनियम होता है वो भारत के अंदर काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके लिए हमें बेसिकली कजाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमें इनके ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहना पड़ता है। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अभी तक हमने NPT पे जो साइन नहीं किए गए हैं। तो NPT पे जब साइन नहीं किए गए हैं तो उससे फिर ये दिक्कतें आती है कि हमें कोई यूरेनियम मतलब कि जल्दी नहीं देता है। हालांकि भारत अपनी डिप्लोमेसी से यूरेनियम ले लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ऑफिशियल तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं लोग जो देश होते हैं वो हालांकि जो हमें हिचकते हैं। दूसरा, जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उसमें भी एक खतरा जो है सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें न्यूक्लियर को लेकर सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली बना रहता है, राइट।
तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जादूगुड़ा हो गया, तारापुर हो गया, रावत भाटा हो गया, कल का आपका ये कल्पक्कम हो गया आदि, जहां भारत के मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहां के नज़दीकी गांव और बस्तियों में रहने वाले लोगों में अनेक रेडियोधर्मिक से जुड़ी बीमारियों का फैलना साबित करता है कि परमाणु विकिरण का असर काफ़ी खतरनाक जो है देखने वाला। ये जो चीज़ें आई हैं ये बेसिकली रिसर्च पेपर से जो है बेसिकली हमें अगर बात करें तो निकल के आई हैं, और इसमें भी हमें इस तरह के जो हानियाँ जो हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ। जब आपको पता है कि परमाणु तो चलो ठीक है, मान लो धमाका हुआ, ठीक है, चीज़ें शांत होगी, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, जो उसका प्रभाव होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक रेडियो एक्टिव पदार्थ के तौर पे जो है हमें जो है देखने को मिलता है। जो परमाणु जो वेस्ट होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, इसे मैं जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। फिर लागत के बारे में बात करी गई है, तो ये एक तरह से बहुत मुश्किल जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर और दूसरी बात अगर हम देखें तो अब जब चीज़ें जैसे कि जो रेडियो एक्टिव कचरे को डंप करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि जब रेडियो एक्टिव के जो पदार्थ के जो कचरा होता है उसको अच्छी जगह, सही जगह, ठिकाने पे लगाना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक समस्या मतलब कि हमें जो है देखने को मिलती है। फिर जैसे कि 1986 के अंदर आपका चेरनोबिल की दुर्घटना में 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हजारों वर्षों तक रहने योग्य नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन हो गया था, जिसके रिसाव के कारण काफ़ी मतलब 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन परमाणु विकिरण के भीषण असर से ग्रस्त थी। और ये बहुत बड़ी तादाद जो हमें जो बेसिकली अगर देखें तो हमें देखने को मिलती है। फिर फुकुशिमा के हादसे के बाद से दुनिया के तमाम देशों ने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित कर उन पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया था। इसी की जैसे और भी अगर बात करें तो जैसे कि खुद अमेरिका में 1976 के बाद से कोई भी नया परमाणु संयंत्र जो है अगर बात करें तो बेसिकली नहीं लगाया गया है। और परमाणु ईंधन को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उस पर लगातार छोड़ा जाता है। ये परमाणु प्रदूषित हो जाता है और इसका प्रभाव भी जानलेवा हो सकता है। देखो क्या होता है, जब इसको ठंडा रखने के लिए हमें कूलेंट की आवश्यकता है, तो कूलेंट के लिए हमें पानी छोड़ना होता है, तो जो ये पानी जो होता है ये फिर डायरेक्ट समुद्र में छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं रेडिएशन जो होते हैं वो पानी के अंदर भी चले जाते हैं, फिर वो मछलियाँ खाते हैं, मछलियाँ हम जैसे लोग खाते हैं, फिर हमारे अंदर भी रेडिएशन आ जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर बात करें तो इससे हमें काफ़ी प्रकार की जो हमें हानि हमें देखने को मिलती है। फिर इसी आर्टिकल को हमने दूसरे एंगल से भी कनेक्ट किया, हालांकि ये आर्टिकल यहीं पे कनेक्ट था लेकिन फोकस रखना था, तो इसलिए हमने फिर स्वच्छ ऊर्जा विकल्प की ओर भी हमने बढ़ने की कोशिश करी। तो इस पार्ट में दोस्तों हमें ये समझ आता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज की आवश्यकता होगी जो हमें स्वच्छ ऊर्जा विकल्प की तरफ हमें जो बेसिकली जो हमें बढ़ना चाहिए। उसमें हमें ये पता चलता है कि 1970 के दशक में पर्यावरण ने पारंपरिक ईंधन स्रोतों से हमारी निर्भरता को कम करने, उसको प्रतिस्थापन के रूप में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना यहाँ से शुरू कर दिया था। यानी कि 1970 से क्रांति लानी स्टार्ट कर दी गई थी कि यार हमें कॉल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ जो सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली अगर बात करें तो फोकस करना चाहिए। अगर 21वीं शताब्दी में देखें तो करीब 20% के आसपास नवीनीकरण ऊर्जा से जो हमें अगर बात करें तो हमें एनर्जी जो है आज के समय प्राप्त हमें जो है देखने को मिल रही है। और हालांकि अभी भी भारत जो है कोल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड हमें जो देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा से प्राप्त होने वाले करीब 25% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि हमने लास्ट 3 ईयर्स में हमें ये देखने को मिला है कि 25% के आसपास जो सबसे ज़्यादा जो है हमें नवीनीकरण ऊर्जा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस्ड हमें चीज़ें जो है देखने को सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिली हैं। फिर वैश्विक ऊर्जा, अगर वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में 16% और सौर ऊर्जा में 30% की हमें वृद्धि प्राप्त हुई है। ये हमारे योजना के जो है डेटा हमें जो है हमें यहाँ से जो देखने को मिलता है। और वैश्विक विद्युत उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान करीब 62, ये आप जो है बेसिकली जो है मेंस के कॉर्ट्स में जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है लिख सकते हैं। फिर क्या है नवीनीकरण ऊर्जा? नवीनीकरण ऊर्जा दोस्तों वो ऊर्जा होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, जल शक्ति ऊर्जा हो गया, बायोमास के विभिन्न प्रकार को शामिल इसमें जो किया जाता है। ये वैसी ऊर्जा होती है जो जल्दी मतलब कि ये बेसिकली नवीनीकरण ऊर्जा पे, जैसे बायोमास है वो नवीनीकरण चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, तो इसलिए इसको भी एक तरह से नवीनीकरण की कैटेगरी में जो रखा जाता है। ये ऊर्जा जो भविष्य में जो समाप्त ना होने वाली ऊर्जा को ही अगर हम बात करें तो मतलब इनको जो है नवीनीकरण ऊर्जा के तौर पर जो है देखा जाता है। ठीक है, फिर नवीनीकरण ऊर्जा बेहतर विकल्प क्यों होता है? देखो पहली बात तो इसकी लागत, आज के समय अगर हम देखें तो लागत बहुत कम है। दूसरी अगर हम बात करें इजी अवेलेबल है, फ्री है। अब ये सूर्य ऊर्जा का कोई चार्ज लगता है क्या? भाई जितना घर पे आएगा उतना ही तो आएगा। पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, तो इसकी जो लागत एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूसरा ईजी टू यूज़ है, दूसरा ईजी टू एक्सेस है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें अगर हम बात करें इससे बेहतर विकल्प है। दूसरा जीवाश्म ईंधन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि हम अपने जो हमारे पास कोल पेट्रोल है जो भी है हम इसको जो है काफ़ी दिनों तक सेव करके रख सकते हैं और कुछ ही लिमिटेड कामों तक ही जो हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें आर्मी के अंदर हो गया, ये हो गया।
तो जिसके कारण, और दूसरा नवीकरण ऊर्जा का ग्रीन हाउस पे इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ना के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट है, जिससे कि जिससे कि अभी COP16 हुआ था, तो उसमें उसका भी अहम रोल हो सकता है कि अगर जब ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलेंगी तो आने वाले 100 साल के अंदर पृथ्वी ऑटोमेटिक उसी राह पे आ जाएगी। आपको पता है, एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था एक इंटरनेशनल वेबसाइट पे, तो उसमें ये बोला गया था कि अगर हम अपनी अगर 100 साल तक अगर हम कोई पर्यावरण पोल्यूशन ना करें तो एटमॉस्फेयर 100 साल के अंदर उसको एडजस्ट कर लेगा। और जैसे हम 1600 ईस्वी में रहते थे, सेम वैसी ही स्थिति में आ जाएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है, जब लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा था 2 महीने के अंदर गंगा यमुना बिल्कुल साफ़ हो गई थी। इवन आगरा साइड जाते जाके भी साफ़, क्यों? लॉकडाउन हो गया था। तो उसी के जैसे 100 साल तो दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें जो है देखने को मिल सकता है। फिर ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें और तो कुछ खास नहीं। बाकी मैंने मोटा मोटा आपको दूसरा, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इजी एक्सेस है, जैसे कि आप कहीं देखें तो कहीं बिजली के खंभे हैं, कहीं नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा पे अगर नवीकरण ऊर्जा पे चलेंगे तो दूर दराज क्षेत्रों में भी काफ़ी चीज़ें जो बेसिकली अगर बात करें तो शामिल करी जा सकती हैं। फिर भारत में नवीकरण ऊर्जा की स्थिति के बारे में अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर जो है आधारित यहाँ पे जो हमें जो है देखने को मिलेगी। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा स्थापित यहाँ पे की जाएगी, और साथ में सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगा, छोटी पन बिजली योजना से 5 गीगावाट की क्षमता जो है बेसिकली यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो हमें प्राप्त करी जाएगी। फिर इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के साथ साथ ही भारत को विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कगार में शामिल हो जाएगा, और यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे जो है अगर बात करें तो निकल जाएगा। फिर साथ में 2018 में देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा कुछ इतनी थी, और नाभिकीय ऊर्जा कुछ इतनी थी, पंडित योजना इतनी थी, और नवीनीकरण ऊर्जा कुछ हमारी जो है इतनी थी। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय भी जो बेसिकली जो गठित किया गया है। साथ में राष्ट्रीय पवन सौर ऊर्जा नीति 2018 के अनुसार पवन और सौर ऊर्जा के वर्तमान लक्ष्य 80 गीगावाट के वर्ष 2022 के दुगने से भी ज़्यादा अर्थात 225 गीगावाट तक लक्ष्य जो रखा गया है। यानी कि 2000 अगर हम 22 तक अगर हम बात करें तो 2025 गीगावाट का जो है लक्ष्य जो है बेसिकली पवन और सिर्फ जो बिजली से ही पवन और सिर्फ जो है सूर्य से ही जो है बेसिकली जो है रखा गया है। तो सच में ये एक बहुत बड़ा अगर हम बात करें तो डायमेंशन जो हमें अगर हम देखें तो हमें बहुत बड़ा डायमेंशन जो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखो भारत सरकार को भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नवीनीकरण ऊर्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ें लिमिटेड हैं। जीवाश्म ईंधन से तो पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दूसरा मीथेन निकलती है, जिससे हमें पर्यावरण के ऊपर भी काफ़ी खतरा होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि नवीनीकरण ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। हालांकि जितना फोकस करेंगे उतना फ़ायदा होगा, पर इसमें भी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं। जैसे कि सोलर पैनल जब आप बनाते हैं दोस्तों, तो उसकी जो पैनल की जो शीट्स होती हैं उसका बेसिकली कच्चा माल जो है चाइना के रिजर्व में ज़्यादा है। 99% अगर बात करें तो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं जिससे कि सोलर पैनल्स भी बनाए जाते हैं। तो हमें इसको भी एक तोड़ हमें कुछ निकालना होगा ताकि सोलर पैनल भी हमारे स्वदेशी बने, और जिससे कि इसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा सस्ती आ सके। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें, अगर हम वो बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो हमें जो है फ़ायदा होने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फिर नवीनीकरण ऊर्जा विकल्प लोकप्रिय क्यों नहीं है, इसके चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि नवीनीकरण ऊर्जा विकल्पों में प्रौद्योगिकी की काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है, ठीक है, फिर भी वे लोकप्रिय नहीं बन पा रहे हैं। जैसे सौर पैनल, पवन टर्बाइंस, ये नवीनीकरण ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करने में ही किया जा रहा है। कि क्यों ना हम कुछ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, देखो सोचने में क्या जा रहा है, इनोवेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हम कार के ऊपर सोलर पैनल नहीं लगा सकते? कि क्यों एक ऐसी कार निकले जो सोलर से चले, जितनी एनर्जी है वो एक सिस्टम लगा दिया जाए कि एनर्जी से चले और कार उस पर कुछ किलोमीटर तक या कुछ चल सकती है। या जब हम इलेक्ट्रिक कारें निकाल रहे हैं, बैटरी से कारें निकाल रहे हैं, क्या हम सोलर कारें नहीं निकाल सकते? ठीक है, साइंस बच्चा है अभी इस कंडीशन में, साइंस को भी और डेवलपमेंट करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, पर कुछ स्टार्टअप इस चीज़ को भी फोकस कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें निकालें। यानी कि देखो अब जरूरी है कि कार के ऊपर एक लेयर, कुछ इस तरह से चीज़ें बनाई जाएं जिससे कि उसकी छत के ऊपर से इतने हैवी मतलब सोलर पैनल्स लगाए जाएं ताकि एक इतनी पावर जनरेट कर सके ताकि कार भी जो 100 से 150 किलोमीटर तक सफ़र कर सके, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो उसको हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि जीरो मतलब नेट अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा।
तो इससे फिर क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा। साथ में ये भी पता चलता है कि साथ ही लोगों ने नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर जागरूकता का अभी भी काफ़ी ज़्यादा अभाव है, जिससे उपलब्ध क्षमता के बावजूद नवीनीकरण ऊर्जा का दोहन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है हमें कम देखने को मिलता है। लोग इन विकल्पों पर विश्वास ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बरसों से परंपरागत ऊर्जा का ही उन पर सबसे ज़्यादा एक आदत पड़ी हुई है। तो और साथ में कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव भी हुआ है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कारें आज के समय काफ़ी महंगी है। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें, जैसे कि टाटा नेक्सॉन है, वो कुछ 14 लाख की है। वहीं टाटा नेक्सॉन की डीजल वाली गाड़ी है, वो कुछ 8 लाख की है, 9 लाख की है। तो देख रहे हैं 14 लाख 9 लाख 5 लाख का डिफरेंस हो गया। तो एक तो लागत भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा फिर आदमी क्या बोलेगा इलेक्ट्रिक कार छोड़ यार, डीजल वाली या फिर पेट्रोल वाली कार ले ले, सस्ती भी है और साथ में ट्रस्टेबल चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं एक इसकी तरफ भी जो है बड़ा ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है। फिर चूंकि नवीनीकरण ऊर्जा की मात्रा में अचानक परिवर्तन हो सकता है, अतः यह भी संभव है कि मांग और आवश्यकता के समग्र इसकी उपलब्धता उत्पादन को प्रभावित भी जो बेसिकली कर सकती है। अतः इसकी विश्वसनीय आपूर्ति न होने के कारण नवीनीकरण ऊर्जा की व्यवहारिक सुविधा को लेकर भी आशंका जो है बेसिकली जो है बनी रहती है। जैसे कि किसी भी नई तकनीक की शुरुआत के साथ होता है, वह नवीनीकरण ऊर्जा विकल्पों के साथ भी जो जैसा कि हो रहा है। इनकी वास्तविक क्षमता और नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के तौर पर इसकी विश्वसनीयता को लेकर भी प्रश्न जो बेसिकली लगना जो है स्वाभाविक हमें जो देखने को मिलते हैं। फिर साथ में अगर हम बात करें पिछले कुछ दशक में विश्व की निरंतर बढ़ रही औसत जनसंख्या, आधुनिक तकनीकी विकास और विद्युतीकरण में बढ़ती दर के कारण विश्व स्तर पर ऊर्जा की मांग भी काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो हमें देखने को मिली है। साथ में पर्यावरण विशेषज्ञों का विश्वास है कि इस मांग को नवीनीकरण ऊर्जा के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से पूरा जो है बेसिकली जो है किया जा सकता है। और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन के बढ़ते खर्च पर नियंत्रण, विश्वव्यापी ऊष्मा और अम्लीय वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अब नवीनीकरण ऊर्जा की भविष्य का ही एकमात्र विकल्प जो है बेसिकली रह गया है। तो यही एक रीज़न है कि नवीनीकरण ऊर्जा ही विश्व का एकमात्र विकल्प क्यों है, क्योंकि पहली बात एक तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है, दूसरा अगर हम बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या को अभी भी अब हमें नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसके जो स्रोत हैं वो इन्फिनिटी हैं, जो कभी ख़त्म ना होने वाले हैं। यही एक रीज़न है कि नवीनीकरण ऊर्जा जो है भविष्य का एकमात्र जो विकल्प के तौर पर जो हमें देखने को मिलता है। आगे के रास्ते के तौर पर देखें अगर थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो हमें ये पता चलता है कि विश्व में सौर ऊर्जा से लेकर समुद्र तटीय क्षेत्रों में पवन और जल ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन द्वारा दुनिया की अधिकतम बिजली की जरूरतों को भी जो पूरा किया जा सकता है। तो हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के अलावा भूतापीय के विद्युत के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा के बढ़ते पैमानों पर उपयोग के साथ साथ इसकी भंडारण क्षमता में शक्तिकरण की आवश्यकता होगी। और कहीं ना कहीं नवीनीकरण ऊर्जा को स्वेच्छा से अपनाने के लिए लोगों को भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भी जुड़ना होगा, और इनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन पर अधिक नियंत्रण और इनका बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित यहाँ पे जो बेसिकली करना होगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा से हमें काफ़ी फ़ायदा है, हमारी विन विन सिचुएशंस होगी। तो इसलिए हम सभी लोगों को जो है मतलब कि अगर बात करें तो सोलर ऊर्जा के ऊपर भी सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। एज़ कम्पेयर अगर मेरा एनालिसिस बात करें तो क्या मुझे न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे सोलर की तरफ जाना चाहिए, तो मैं इसमें बोलूँगा कि हाँ, हमें थोड़ा सा न्यूक्लियर की तरफ भी जाना चाहिए, जिससे कि हमें टेक्नोलॉजी को लेके हम बात कर सकते हैं। और दूसरा हमें सोलर और अगर बात करें पवन ऊर्जा की तरफ भी ज़्यादा जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री में है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे सूर्य नहीं निकलता है, तो वहाँ पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमें हो सकती है। तो वाद विवाद में ये है कि दोनों ही एनर्जियाँ अपने लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। हम सरासर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं नकार सकते, उसकी भी हमें ज़रूरत है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो हमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत है। तो ये था आज का बेसिकली एक एडिटोरियल बोल सकते हैं, फिर योजना का डिस्कशन। आई होप, मैं आशा यही करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और साथ में ये भी बोलूँगा कि आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि हम आपको और ऐसी वीडियोस फ्री में ला सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसा आपको समझ आए। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।